Welcome to you all. This is the chapter Money. In this module, we will cover what is money, definition and function of money, what is barter system, and what are the difficulties in the barter system. Let's start. What is barter system? It is the system of exchange in which goods are exchanged for goods. ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे सामान से सामान का लेन देन होता है. देयर इज़ नो रोल ऑफ मनी. मनी का कोई भी रोल नहीं होता. एक सामान से दूसरे सामान का लेन देन होता है. हियर वी कैन सी डायरेक्टली अ पर्सन इज गिविंग हिज बुक्स टू अनदर पर्सन एंड परचेजिंग द बनाना. तो देयर इज़ नो रोल ऑफ मनी. तो ऐसे सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है. बार्टर सिस्टम को बार्टर इकोनॉमी और C2C इकोनॉमी भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी और C2C इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एक्सचेंज वीट विथ शूज ऑफ मिस्टर बी. मिस्टर ए अपना वीट बेचते हैं मिस्टर बी को और मिस्टर बी अपना शूज़ सेल करते हैं मिस्टर ए को. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर बार्टर एक्सचेंज. बार्टर एक्सचेंज के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट डबल कोइंसिडेंस का मिलना है. यानी जिस सामान को हम दूसरे को बेचना चाहते हैं दूसरा उस सामान को ख़रीदना भी चाहता हो और दूसरे के पास जो सामान सरप्लस हो वो पहला वाला पर्सन ख़रीदना चाहता हो. तो अगर वीट बेच रहे हैं तो शूज़ एक्सचेंज कर रहे हैं तो ऐसी कोइंसिडेंस का मिलना कंपलसरी है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इन डिटेल व्हाट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. In barter system, two person who are going to exchange their commodities must be needy for each other's commodity. This is called double coincidence of want. यानी बार्टर सिस्टम में ये नेसेसरी होता है कि जो सामान हम बेच रहे हों दूसरा पर्सन उसको ख़रीदना चाहता हो, दूसरा पर्सन जो बेच रहा हो उसको हम ख़रीदना चाहते हों. इस कोइंसिडेंस को डबल कोइंसिडेंस कहा जाता है. जैसे अगर हम बर्गर बेच करके फ्यूल लेना चाह रहे हैं और दूसरे पर्सन को बर्गर की ज़रूरत तो है लेकिन मुझे फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे केस में डबल कोइंसिडेंस मैच नहीं होगा और एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा. तो बर्गर की दूसरे पर्सन को ज़रूरत हो और फ्यूल की मुझे ज़रूरत हो, ऐसे केस में दोनों के बीच में एक्सचेंज होना पॉसिबल है. इस इंसिडेंस का मिलना ही डबल कोइंसिडेंस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए सेल्स राइस एंड वांट्स टू परचेज वीट, देन मिस्टर बी मस्ट सेल वीट एंड विलिंग टू परचेज राइस. तो अगर हम एक एग्जांपल लें कि मिस्टर ए हैं, उनके पास राइस है, वो अपना राइस बेचना चाहते हैं और उसके बदले में वीट ख़रीदना चाहते हैं. तो ये ज़रूरी है कि बी के पास भी वीट हो जो वो बेचना चाहता हो और राइस को ख़रीदना चाहता हो. ये डबल कोइंसिडेंस है. अगर डबल कोइंसिडेंस मैच नहीं होती तो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होना पॉसिबल नहीं होता. सो लैक ऑफ दिस इज़ कॉल्ड problem of double coincidence of want. Let's understand what are the other limitations of barter system. बार्टर सिस्टम में और क्या परेशानियां आ सकती हैं उनको देखते हैं. पहली परेशानी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि एक पर्सन बर्गर बेचना चाह रहा है और उसके बदले में फ्यूल लेना चाह रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन बर्गर ख़रीदना चाह रहा है लेकिन उसके पास फ्यूल नहीं है, तो ऐसे केस में ट्रांजैक्शन होना पॉसिबल नहीं है और एक्सचेंज नहीं होगा.
सेकेंड वन प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम दैट इज़ द लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू कितनी है इसके लिए बार्टर सिस्टम में कोई कॉमन यूनिट नहीं थी। जैसे आज अगर हमको मेजर करना है कि एक डोर का प्राइस कितना है तो 2500, बुक का प्राइस 250, पेन के प्राइसेस 10 रुपीज़ 50 रुपीज़। तो हर चीज़ों की एक वैल्यू है और उसकी वैल्यू को आज डिटरमाइन कर दिया गया है मनी के टर्म में। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब मनी नहीं थी तो हर चीज़ों का रेट कई चीज़ों से डिसाइड हो सकता था। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें कि अगर काऊ को बेचना है तो उसके लिए मिल्क से रेट अलग होगा, हैन से रेट अलग होगा, राइस से रेट अलग होगा, फ्रूट से काऊ का रेट अलग होगा। उसी तरीके से टी शर्ट से भी रेट अलग होगा। अगर टी शर्ट बेचना है तो मिल्क से कितने मिल्क के बदले में एक टी शर्ट मिलेगा, कितनी हैन के बदले में एक टी शर्ट मिले, कितने राइस के बदले में एक टी शर्ट दिया जाए, फ्रूट्स कितने हों और काऊ के बदले में कितने टी शर्ट मिल सकते हैं। उसी तरीके से फ्रूट्स ख़रीदना है तो मिल्क से रेट अलग, हैन से अलग रेट, राइस से कितना रेट होगा, ये सब डिसाइड कर पाना मुश्किल होता था। रीज़न ये था कि कोई कॉमन यूनिट नहीं थी जिससे सारी कमोडिटीज़ के प्राइस डिटरमाइन हो सके। थर्ड प्रॉब्लम ये आती थी स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होते हैं जो ट्रांजैक्शन आज होते हैं लेकिन जिसका पेमेंट फ्यूचर में किया जाता है, ऐसे पेमेंट को डिफर्ड पेमेंट कहा जाता है। जैसे हमने किसी से सामान ले लिया और उसको 2 महीने या 3 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे पेमेंट को डिफर्ड पेमेंट कहा जाता है। तो बार्टर सिस्टम में डिफर्ड पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो ट्रांजैक्शन आज हुए हैं उनके फ्यूचर में सेम क्वालिटी नहीं मिल पाती थी और सेम क्वालिटी नहीं है, टाइम के साथ उनके प्राइसेस भी चेंज हो रहे हैं, तो जिसके लिए उस फ्यूचर में कितना अमाउंट पे किया जाए ये पॉसिबल नहीं होता था और लोन एक्टिविटी डिफ़िकल्ट हो जाती थी। जैसे सपोज़ कर लो कि उस समय किसी को लोन लेना है तो सपोज़ कर लो कि हमको उस समय 10 किलो प्याज लोन लेनी है या ओनियन को लोन लेना है, तो उस समय हमने 10 किलो ओनियन लोन ले लिया। प्रोडक्शन का सीज़न था। प्रोडक्शन के सीज़न पे जब हम ओनियन लेते हैं तो उस समय इजीली अवेलेबल है। लेकिन ऐसे टाइम पे जब हमको रिटर्न करना हो कि जब सबके प्याज सड़ रहे हों उस समय हमको रिटर्न करना हो, तब उस समय डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमको रिटर्न करना। उस समय प्याज की कीमतें क्या होंगी, बढ़ जाती हैं। तो ऐसे केस में ये डिफ़िकल्ट हो जाता था कि आज लिए गए कमोडिटी के बदले में फ्यूचर में कितना रिटर्न करना होगा। तो लोन एक्टिविटी बहुत डिफ़िकल्ट होती थी। लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। स्टोरेज ऑफ वैल्यू, कोई भी पर्सन आज अगर वेल्थ को स्टोर करना चाहता है, कैपिटल को स्टोर करना चाहता है तो वो मनी को ले जा कर के बैंक में डिपॉजिट कर देता है। कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कॉइन्स डिपॉजिट कर सकते हैं। उस समय लोगों को मनी न होने के कारण जब वो बार्टर सिस्टम में स्टोर करते थे तो उनको कमोडिटी स्टोर करनी पड़ती थी। कभी राइस स्टोर करते थे, वीट स्टोर करते थे, कार्ट स्टोर करते थे, कैटल को स्टोर करते थे। तो राइस स्टोर करने में स्पेस ज़्यादा होता था। राइस के स्टोर करने में दूसरी प्रॉब्लम ये आती थी कि इंसेक्ट्स और पेस्ट के अटैक के भी डर होते थे। कैटल को स्टोर करने में उनकी फीडिंग की कॉस्ट बढ़ जाती थी। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम में कमोडिटी को स्टोर करना भी डिफ़िकल्ट था। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। बार्टर सिस्टम की दूसरी प्रॉब्लम डिविजिबिलिटी की थी। जैसे अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमको 10 kg राइस के बदले में 1 पेयर ऑफ शूज़ लेने हैं, मिलते हैं, या एक्सचेंज रेट यही है कि 10 kg राइस इज इक्वल टू 1 पेयर ऑफ शूज़। तो अगर हमको 5 kg राइस लेना होगा तो क्या हम
मतलब शूज़ का केवल एक पोर्शन ही खरीद के बदले में 5 kg राइस दे सकते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट होता था। डिफ़िकल्ट ये है कि कोई भी पर्सन शूज़ का एक पार्ट लेना पसंद नहीं करेगा, वो जब भी लेगा पेयर लेगा। तो 5 kg राइस के लिए उसको डिवाइड करना डिफ़िकल्ट होता था। तो डिविजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम होती थी। जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि हमको और हमारे पास एक गोट है और उस गोट के बदले में हमको क्या चाहिए, या हार्स है, हार्स के बदले में हमको बहुत सारी कमोडिटीज़ ख़रीदनी है, राइस ख़रीदना है, वीट है, टूथपेस्ट है, शूज़ हैं, क्लोथ्स हैं। इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए हमारे पास क्या था, हार्स है। तो क्या हम हार्स को डिवाइड कर दें? तो ये प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए मनी का इमरजेंस हुआ। मनी को डिफाइन किया जाता है, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। तो मनी वो कोई भी सामान हो सकता है जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करें लेन देन के लिए, और हर कमोडिटी का प्राइस उस टर्म में डिसाइड किया जा सके, और वेल्थ के स्टोर करने के भी काम में आए, और साथ ही साथ फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सके। वो सारी चीज़ें मनी होती है। अकॉर्डिंग टू वॉकर, मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी का वर्क करे, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोरेज ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट का वर्क अगर कोई भी कमोडिटी करती है तो उसको मनी ट्रीट किया जाएगा। फंक्शंस ऑफ मनी, देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ मनी, और 2 फंक्शंस आर प्राइमरी एंड 2 आर सेकेंडरी। तो मनी के 4 फंक्शंस हैं, और जैसा कि डेफिनेशन में दिया हुआ है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ फॉर डिफर्ड पेमेंट, यही 4 मनी के फंक्शंस हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 प्राइमरी फंक्शन है एंड सेकेंड 2 सेकेंडरी फंक्शन है। तो प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू आते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स मनी कैन बी यूज्ड फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एनी कमोडिटी, विथ हेल्प ऑफ मनी पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी डन। तो मनी का काम क्या है? मनी का पहला काम मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी लेन देन का माध्यम है। मनी की मदद से हम किसी भी सामान को खरीद सकते हैं, और मनी की मदद से हम किसी भी सामान को बेच भी सकते हैं। तो मनी एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करती है। किसी सामान को बेच करके हम मनी रिसीव कर लेते हैं, और उसी मनी के थ्रू हम किसी भी सामान को परचेस कर लेते हैं। तो सारे मनी के थ्रू हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। विथ हेल्प ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड। मनी वर्क एज ए मेजरिंग यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ कमोडिटीज़। तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है इसको, जिसकी मदद से हर चीज़ों के प्राइस को मनी के टर्म में डिसाइड किया जा सकता है। जैसा कि जितने भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, टेबल है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, सर्विस है लेबर की, सर्विस है एंटरप्रेन्योर की, गुडविल है, इन सारी चीज़ों को मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो मनी के थ्रू हम किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस को डिसाइड कर सकते हैं। ये कॉमन यूनिट है। जैसे मिल्क का प्राइस 30 रुपीज़ पर लीटर, हेन का प्राइस 150 पर केजी, टी शर्ट 250 to 2000 रुपीज़, राइस 25 रुपीज़ to 50 रुपीज़ पर केजी, फ्रूट्स 120 रुपीज़ पर केजी, काऊ 25,000। दिस वे वी कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी की मदद से हम हर कमोडिटी के प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। मनी इज़ वे टू स्टोर वेल्थ। इट इज़ कन्वीनियंट, easily portable
and durable in nature, so it can be stored easily. तो अब मनी के इमरजेंस होने के कारण किसी भी प्रॉपर्टी, एसेट या वेल्थ को स्टोर करना इजी हो गया है। आसानी से हम मनी को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि मनी कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है। एक आसान प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से इसको ले जाया जा सकता है। ड्यूरेबल भी है, जल्दी ये ख़राब नहीं होती, और इसको एक्सचेंज भी करके कन्वर्ट भी किया जा सकता है न्यू करेंसी में। इस वजह से मनी ने स्टोरेज का फंक्शन शुरू किया और लोग अब प्रॉपर्टी या वेल्थ को या कैपिटल को स्टोर करने के लिए कमोडिटी की बजाय वेल्थ को स्टोर करते हैं या मनी को स्टोर करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मनी act as standard of deferred payment for those payment which are to be made in future. Due to standard of deferred payment, lending and borrowing became easy. तो मनी ने उन सारे भुगतानों के लिए जो आज ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिसका पेमेंट फ्यूचर में किया जाना है, जिसके लिए एक स्टैंडर्ड की तरह काम किया, क्योंकि मनी की वैल्यू जो है वो नियरली कांस्टेंट रहती है, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएसन नहीं होता। ये डिसाइड इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन होने के कारण आज जो मनी ली गई है वो फ्यूचर में कितने अमाउंट के साथ रिटर्न करनी होगी, ये डिसाइड होना पॉसिबल हो गया, जिसके कारण लोन और बोरोइंग, लेंडिंग और बोरोइंग की एक्टिविटी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, बिकॉज मनी इज़ एक्टिंग एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट।